नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट और साउंड के बारे में। प्रकाश और ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आने वाले हैं, इसके बारे में हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। देखिए, एक वस्तु है आपके पास, ये वस्तु बाहर से 7 रंगों का प्रकाश इस पर आता है और सातों के सातों रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। यदि कोई वस्तु सातों के 7 रंग के प्रकाश को अवशोषित कर ले तो उस वस्तु का रंग आपको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ब्लैक बॉडी। अगर कोई वस्तु जिस पर 7 रंग का प्रकाश आ रहा है लेकिन सातों के सातों रंग इससे टकराकर वापस जा रहे हैं, तो ये वस्तु कौन से रंग की होगी? वाइट कलर की, श्वेत रंग की। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 7 रंग का प्रकाश किसी वस्तु पर आता है, उसमें से 6 रंग का प्रकाश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 6 रंग का प्रकाश तो ये वस्तु अवशोषित कर ले, लेकिन एक रंग के प्रकाश को ये वापस भेज देती है। जिस भी रंग के प्रकाश को इसने वापस भेजा है वही इसका रंग दिखाई देगा। मान लीजिए 7 रंग के प्रकाशों में ग्रीन वाला वापस आ रहा है, इसलिए इस वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा? ग्रीन। सिंपल सी बात है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि यदि किसी पादप को केवल हरे रंग का प्रकाश दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, आप पेड़ की पत्तियां आप जानते हैं हरे रंग की होती है। अब हरे रंग की कोई वस्तु है, यहां से आपको पता लगा कि जिस भी रंग की होगी उस रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं करेगी। अब हरे रंग की पत्तियां कौन से रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं करेगी? हरे रंग का। और आप प्रकाश डाल ही कौन सा रहे हैं? हरे रंग का, ग्रीन कलर का। तो जब प्रकाश अवशोषित नहीं हो पाएगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा और वो पादप अपना खाना नहीं बना पाएगा और इससे क्या हो जाएगा? उस पादप की मृत्यु हो जाएगी। कोई वस्तु अगर पीले रंग की दिखाई दे रही है तो आप समझ लें कि 7 रंग में से पीले रंग का प्रकाश उससे टकरा के वापस आ रहा है, बाकी 6 रंग के प्रकाश क्या हो रहे हैं? अवशोषित हो रहे हैं। इससे आपको एक और चीज पता लगी कि रंग या कोई सी भी चीज जो दिख रही है वो देने की वजह से दिख रही है, लेने की वजह से नहीं। 7 में से 6 रंग का प्रकाश उसने अपने अंदर अवशोषित किया, लेकिन फिर भी उसका नाम उस 6 रंग के प्रकाशों से नहीं, जो प्रकाश उसने वापस दे दिया उस नाम से वो जानी जाती है। हरे रंग की वस्तु हरे रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं करेगी। अगर किसी वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं तो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, नहीं देख सकते तो अपारदर्शी, ओपेक, और थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं धुंधला धुंधला तो पारभासी या ट्रांसल्यूसेंट। या यूं कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश टकरा के वापस आ जाए, ओपेक या अपारदर्शी। और ऐसी वस्तु जिसमें थोड़ा बहुत आर पार चला जाए और थोड़ा बहुत टकरा के वापस आ जाए, ये है ट्रांसल्यूसेंट या पारभासी। और ये जो अपारदर्शी वस्तु है, इससे होती है घटना कौन सी? परावर्तन या रिफ्लेक्शन। और छाया भी कौन सी वस्तु बनाती है? अपारदर्शी, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या बनाती है? छाया बनाती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और है। एक है प्रदीप्त लुमिनस और अप्रदीप्त नॉन लुमिनस। 2 प्रकार की बॉडी होती है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। लुमिनस में वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकती है, लुमिनस या प्रदीप्त कहलाती है। और इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सूर्य और तारे। वैसे मोमबत्ती भी अपने खुद के प्रकाश से ही चमकती है, लेकिन वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से चमकती है उनको कहते हैं अप्रदीप्त। और इसका एग्जाम्पल है चंद्रमा। चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है।
अब इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल है दर्पण। दर्पण पर भी अगर आप प्रकाश डालोगे तो वो चमकेगा, वो खुद के प्रकाश से नहीं, किसके प्रकाश से चमक रहा है? सूर्य के प्रकाश से। तो ये अप्रदीप्त है और ये प्रदीप्त है। छाया कौन सी वस्तु बनाती है? अपारदर्शी वस्तु बनाती। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल आपको याद होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। खगोलीय मात्रक या प्रकाश वर्ष। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय मात्रक। तो देखिए आप, खगोलीय मात्रक किससे संबंधित है? दूरी से। एक बड़ा कंफ्यूजन, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, इससे भी ऐसा लगता है कि ये समय से संबंधित है। नहीं, यदि प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से 1 साल तक चलता ही रहे तो 1 साल में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? प्रकाश वर्ष। तो खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष दोनों किससे संबंधित है? डिस्टेंस से, दूरी से। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1 खगोलीय मात्रक के बराबर होती है। अगर आप प्रकाश की चाल को किससे गुणा कर दें? सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय प्रकाश का, और सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट और कितना? 20 सेकंड लगता है। अगर इसको सेकंड में बदल दें तो 480 + 20 500 सेकंड, और इसको 500 से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो होगी खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन में एंगल I बराबर एंगल R होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अपवर्तन में क्या होगा? sin I/sin R बराबर n, और ये n कौन है? अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रकाशिक घनत्व है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। और याद रखें, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन राशि है अपवर्तनांक। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक अपवर्तनांक होता है। ये सबसे पहले स्नेल ने दिया था। ये दोनों बातें आपके ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन याद रखें एंगल I बराबर एंगल R परावर्तन में दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्नेल का नियम, sin I/sin R = n, इसको म्यू भी कह सकते हैं। अपवर्तनांक या प्रकाशिक घनत्व ये मात्रकहीन राशि है। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, दर्पण में जो बातें आप करते हैं वो किससे संबंधित है? परावर्तन से संबंधित। और लेंस में जो बातें आप करते हैं वो किससे संबंधित है? अपवर्तन से संबंधित। प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा के वापस लौट जाता है, यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन, टकरा के वापस आना। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। एक घटना और है विवर्तन। प्रकाश किसी वस्तु के किनारों से टकरा के मुड़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? विवर्तन। और विक्षेपण में श्वेत रंग का प्रकाश कितने रंग के प्रकाशों में विभक्त हो जाए? 7 रंग के प्रकाशों में, तो इसको कहा जाएगा विक्षेपण। और ये काम कौन करता है? प्रिज्म। एक प्रिज्म क्या करेगा? श्वेत रंग के प्रकाश को विभक्त कर देगा 7 रंगों के प्रकाश में, और इस घटना को क्या कहा जाएगा? विक्षेपण। किनारों से टकरा के मुड़ जाना, विवर्तन। एक और बात, और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, एक नाम आपने सुना होगा, रेनबो या इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के निर्माण में 3 प्रक्रियाएं भाग लेती है: अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। ये तीनों प्रक्रियाएं मिलकर इंद्रधनुष बनाती है। और इंद्रधनुष बनते समय वर्षा जल की बूंद
किसकी तरह काम करेगी? प्रिज्म की तरह। वर्षा की बूंद किसकी तरह काम करेगी? प्रिज्म की तरह। ये देखिए 3 घटनाएं, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। पहले अपवर्तन होगा, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और उसके बाद विक्षेपण होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें एक बात याद रखनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। और क्रांतिक कोण कौन सा कोण है? वह आपतन कोण जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सघन से विरल में जानी चाहिए प्रकाश की किरण, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी कोई बात होगी तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जानी जरूरी है। इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि सर ये समझ में नहीं आ रही बात, इतनी कॉम्प्लिकेटेड। आपको क्या पूछा जाएगा? इंद्रधनुष में पहले अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर विक्षेपण। सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 बातें याद रखनी है। एंगल आई का मतलब है आपतन कोण। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। और प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जानी चाहिए। सघन और विरल का क्या मतलब है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो। अगर प्रकाश की चाल ज्यादा है तो वो विरल, और प्रकाश की चाल कम है तो वो क्या होगा? सघन। और इंद्रधनुष बनते समय प्रिज्म की तरह व्यवहार कौन करेगी? वर्षा की बूंद। एक और टर्म है वायुमंडलीय अपवर्तन, एनवायरमेंटल रिफ्लेक्शन। इन तीनों बातों को आप अच्छे से देखें, खास कर ये तारे आपको जहां पर दिखते हैं वास्तव में वो उनसे कम ऊंचाई पर होते हैं। तारों की वास्तविक ऊंचाई है वो उससे भी आपको अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। मान लीजिए कोई तारा सच में यहां पर है लेकिन वो आपको अधिक ऊंचाई पर दिखेगा यहां पर। तो ये है वास्तविक एक्चुअल हाइट और ये है वर्चुअल हाइट। तो तारे वास्तविक ऊंचाई से भी ऊंचे क्यों दिखाई देते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य आपको 2 मिनट पहले उगता हुआ दिखाई देगा और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देगा। अग्रिम सूर्योदय, अर्ली सनराइज, कितने मिनट पहले? सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिख जाएगा। और लेट सनसेट 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देगा। तो एक बात आप समझ लें, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि पर 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद टोटल कितने मिनट का डिफरेंस या परिवर्तन आता है? 4 मिनट का। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि में 4 मिनट बढ़ जाते हैं। अगर आप पानी में पेंसिल डुबोएंगे तो टेढ़ी दिखाई देती है, वो है ओनली अपवर्तन। यहां पर वायुमंडल कहने की जरूरत नहीं है। अगर पानी से भरे गिलास में आप सिक्का डालेंगे तो वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण भी कौन है? अपवर्तन। स्विमिंग पूल की गहराई आपको कम दिखाई देती है, इसका कारण भी कौन है? अपवर्तन। तीसरी लाइन में तीनों चीजों का कारण अपवर्तन है और इन दोनों का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। दोनों में फर्क इतना ही है कि वायुमंडल की परतों के द्वारा होने वाला अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन है, और वायु और पानी के बीच जो अपवर्तन हुआ वो सिंपल अपवर्तन है। इसलिए पानी में पेंसिल टेढ़ी, गिलास के पेंदे में सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ, और स्विमिंग पूल वास्तव में जितना गहरा है उससे कम गहरा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते। इसका जवाब यह है कि तारे बिंदु स्रोत होते हैं, पॉइंट सोर्स होते हैं, लेकिन ग्रह बहुत सारे बिंदु स्रोत का समूह होता है जो एक
बिंदु स्रोत दूसरे बिंदु स्रोत के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए तारे चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल में जो गैसें हैं या कोई धूल के कण हैं, उनकी साइज बहुत कम होती है। अब कणों की साइज बहुत कम है, तो 7 रंगों के प्रकाश में से कम तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है उसका वायुमंडल में प्रकीर्णन हो जाता है। वायुमंडल में क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। और इस प्रकीर्णन की वजह से आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। अगर आप वायुमंडल को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे तो एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर कोई भी वातावरण नहीं है और गैसें और धूल के कण नहीं है, तो प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? एक बार फिर बता रहा हूं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें और धूल के कणों का साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से कम तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और आकाश हमें नीला दिखाई देता है। यहां देखिए, प्रकाश के 7 रंग होते हैं और ये 7 रंग हमें दिखते हैं, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे कम इनमें से तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, जिसको लैम्डा कहते हैं, वो 400 नैनोमीटर किसकी होगी? बैंगनी की। और सबसे ज़्यादा 700 नैनोमीटर तक किसकी होगी? लाल की। लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का जो प्रकाश है, इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश, क्योंकि यह हमें दिखाई देता है। और दिखने वाले प्रकाश को विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश कहते हैं। इससे अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को कहते हैं इंफ्रारेड, अवरक्त प्रकाश। और इससे कम तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ वाले प्रकाश को अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। इंफ्रारेड या अवरक्त प्रकाश देखिए, बैक्टीरिया या जीवाणु इसी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बाकी हरे शैवाल और हरे पेड़ पौधे इस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसको पार कहा जाता है। प्रकाश विजिबल लाइट को पार। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण विकिरण। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण। इस लाइट के प्रकाश में क्या होते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। केवल कौन से रंग का प्रकाश भाग नहीं लेता? हरे रंग का, क्योंकि पेड़ की पत्तियां कैसी होती है? हरे रंग की। और कोई भी हरे रंग की चीज हरे रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं करेगी। ये देखिए, इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश, ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रकाश की वजह से होता है? इंफ्रारेड की वजह से। वाहनों में जो फॉग लाइट होती है उसमें भी कौन सा होता है? इंफ्रारेड लाइट होती है। रिमोट के अंदर भी कौन सी? इंफ्रारेड रेज। सीसीटीवी कैमरा के अंदर भी किसका यूज होगा? इंफ्रारेड का। फॉग लाइट, ग्रीन हाउस प्रभाव, सीसीटीवी कैमरा और फॉग लाइट, इन सब में किसका यूज होगा? इंफ्रारेड का, अवरक्त प्रकाश का। इससे कम तरंग दैर्घ्य वाला पराबैंगनी प्रकाश, जो आपको पता है मानव शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, और इससे सुरक्षा करने का काम कौन सी परत करती है? ओजोन परत। और ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। एक महत्वपूर्ण बात यह भी याद रख लें, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा, उससे कम गैस में, उससे कम ठोस में, और सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होगी? ठोस में। निर्वात में सबसे ज्यादा, उससे कम गैस में, फिर द्रव में, और सबसे कम किस में होगी? ठोस में। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, उससे कम होगी गैस में, उससे कम होगी द्रव में, और सबसे कम किस में होगी? ठोस में। इस बात को अच्छे से याद रखें।
निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल को कितनी मानी जाती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो वो विरल माध्यम, रेयर मीडियम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वो डेंसर या सघन माध्यम। रेनबो बनने के लिए 3 घटनाएं होंगी: अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब प्रिज्म करती है सफेद रंग के प्रकाश को 7 रंगों के प्रकाश में विभक्त कर देती है। तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से भी ऊंचे दिखाई देते हैं और सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये दोनों घटनाएं वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि कितने मिनट बढ़ जाती है? 4 मिनट बढ़ जाती है। अपवर्तन की वजह से पानी में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, गिलास के पैंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और स्विमिंग पूल भी कम गहरा दिखाई देता है। तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि वो बिंदु स्रोत है। ग्रह नहीं चमकते क्योंकि वो बिंदु स्रोतों का समूह है। एक बिंदु स्रोत दूसरे बिंदु स्रोत के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है और ये प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार वायुमंडलीय गैसें और धूल के कण हैं। अगर वायुमंडल से ऊपर जाके आकाश को देखा जाए जैसा कि अंतरिक्ष यात्री, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला नहीं काला दिखाई देगा क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इस प्रकाश में शैवाल और हरे पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश को पार कहा जाता है। जीवाणु कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं? इंफ्रारेड में। फोग लाइट, सीसीटीवी कैमरा और ग्रीन हाउस प्रभाव और रिमोट, इन सब में किसका इस्तेमाल होता है? इंफ्रारेड में। अपवर्तनांक, परावर्तन, खगोलीय मात्रक क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी और प्रकाश वर्ष 1 साल तक प्रकाश चलता ही रहे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो प्रकाश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनको अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों, प्रकाश के बाद हम बात करते हैं ध्वनि या साउंड के बारे में। ध्वनि जो तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स है। पहली बात, ऐसी तरंगे जिनको गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको कहते हैं यांत्रिक तरंगे। और ऐसी तरंगे जिनमें कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो, जिधर तरंग जा रही है कणों के कंपन भी उसी दिशा में हो, तो उसको कहा जाएगा अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडाइनल वेव्स। गति के लिए माध्यम की आवश्यकता हो उसको कहते हैं यांत्रिक तरंगे। इसलिए ध्वनि तरंगे कौन सी हुई? यांत्रिक और अनुदैर्घ्य तरंगे। इसको गति के लिए किसकी जरूरत है? माध्यम की। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, गति के लिए माध्यम की जरूरत है, तभी तो ध्वनि तरंगों को मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे कह रहे हैं। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। या गलती से भी आप ऐसा नहीं लिख दें कि निर्वात में। निर्वात का मतलब है माध्यम नहीं है, और माध्यम नहीं है तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 0। क्योंकि ध्वनि कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, वो निर्वात में गति नहीं करेगी। इस बात को आप नोट कर लें। ध्वनि बिना माध्यम के कोई गति नहीं करेगी। अगला जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है और वो आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। इस ध्वनि को कहते हैं ऑडिबल साउंड या श्रव्य ध्वनि। 20 किलो हर्ट्ज को कई बार 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। 1 किलो में 1000 होते हैं तो 20,000 हर्ट्ज। बहुत सारे एग्जामों में तो यही सवाल पूछा जाता है, श्रव्य ध्वनि की परास बताइए 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का या फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज।
अब इस आवृत्ति से कम साउंड को, कम आवृत्ति की साउंड को इंफ्रासाउंड, और इस आवृत्ति से ज़्यादा की जो साउंड है उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। और इस अल्ट्रासाउंड का यूज सोनार सिस्टम में, सोनोग्राफी में, और किडनी में जो पथरी हो जाती है उसके टुकड़े करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार का पूरा नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये पूरा नाम है किसका? सोनार सिस्टम का। जो नौसेना होती है वो दुश्मन के पानी के जहाज़ों की दूरी का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? सोनार सिस्टम का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। सोनार, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही चमगादड़ किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाती है। उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इकोलोकेशन। चमगादड़ अपने शिकारी या शिकार दोनों का पता किस प्रक्रिया द्वारा? इकोलोकेशन। और इसमें कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती है? अल्ट्रासाउंड। इको क्या है? प्रतिध्वनि। जब आप कोई साउंड उत्पन्न करते हैं तो वो किसी सतह से टकरा के वापस आती है, उसी को क्या कहते हैं? इको या प्रतिध्वनि। अगर हवा में इको चाहिए तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर, और पानी में इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस 72 मीटर होती है। ये आप याद ही रख लें। किसी वस्तु से, दीवार से ध्वनि टकराकर वापस आएगी, इस गुण को प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। हवा में इको के लिए वस्तु और ध्वनि के स्रोत के मध्य की दूरी कम से कम 17 मीटर और पानी में 72 मीटर होनी चाहिए। पानी में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है, इसलिए 1440 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है पानी में ध्वनि की। देखो, एग्जाम में इन पॉइंट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ध्वनि का वेग, अगर ताप बढ़ाया जाए तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, और किस रूप में? √T। ये भी आप याद रख लें। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग या स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। ये लाइन तो ये समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब बढ़ाए जाए चाहे कम करें, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। ध्वनि का संचरण, वायु में ध्वनि का संचरण समतापीय प्रक्रम है। ये बात किस वैज्ञानिक ने बताई? न्यूटन ने। और रुद्धोष्म प्रक्रम है, ये बात किसने बताई? लाप्लास ने। ज़्यादा सही कौन है कि ध्वनि का वायु में संचरण या वायु में ध्वनि का संचरण जो है, कौन सा प्रक्रम है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, जो लाप्लास ने बताया। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, और पानी में ध्वनि की चाल 1440 मीटर प्रति सेकंड होती है। कोई भी आपसे पूछ नहीं रहा है, पानी की जरूर याद रखें। वायु में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको बोलेगा कि वायु में ध्वनि की चाल इतनी है। हाँ, 0 डिग्री पर आप याद रख सकते हैं 331 और 25 डिग्री पर 346 मीटर प्रति सेकंड। टाइम पीरियड या आवर्तकाल क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। एक वाइब्रेशन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। एक दोलन या एक कंपन या एक वाइब्रेशन में जितना भी समय लगता है वो आवर्तकाल या टी है। और आवृत्ति जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/T। अगर एक में आवर्तकाल का भाग दे दिया जाए तो आवृत्ति आ जाएगी। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आवृत्ति कहते किसे हैं?
1 सेकंड में कितने कंपन हुए हैं वो है आवृत्ति, और 1 कंपन में कितना समय लगा है वो है आवर्तकाल। आपसे सीधी परिभाषा, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ये तो आप जरूर याद रखें। अगर आपसे ध्वनि का वेग निकालने के लिए बोले तो आप आवृत्ति को किससे गुणा कर दें, तरंग दैर्घ्य से। अगर आवृत्ति दे रखी हो तो, कई बार आवृत्ति दे ही नहीं रखी तो बच्चे की अब आवृत्ति कहां से लेके आए, ये देखिए तरंग दैर्घ्य को लिखते हैं लैम्डा से, और आवृत्ति को क्या लिख सकते हैं 1/t, तो 1/t में t नीचे आ जाएगा। अगर आपके पास तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल भी है तो तरंग दैर्घ्य में आवर्तकाल का भाग देने के बाद भी क्या आ सकती है, ध्वनि का वेग। एग्जाम के लिए जो अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, आयाम, एम्पलीट्यूड डायरेक्ट किसके समानुपाती, प्रबलता के। लाउडनेस किस पर निर्भर करेगी, आयाम पर, और पिच या तारत्व किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर। देखिए प्रबलता का मात्रक क्या है, डेसिबल। जैसे शेर की जो आवाज है उसमें प्रबलता ज्यादा होती है क्योंकि उसका आयाम ज्यादा होता है। तो प्रबलता किस पर निर्भर करेगी, आयाम पर, और तारत्व या पिच किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर। जैसे महिलाओं की जो आवाज है उसका तारत्व अधिक होगा, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की ध्वनि की जो आवृत्ति है वो ज्यादा होती है क्योंकि उनका तारत्व ज्यादा। महिला, चिड़िया और बांसुरी, इनका तारत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और उसके बाद तारत्व कम पुरुषों की आवाज या ढोल, इनकी जो आवाज होगी उसकी आवृत्ति कम होगी और तारत्व भी कम होगा। और आयाम किस पर निर्भर करेगा, या प्रबलता किस पर निर्भर करेगी, आयाम पर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर, और ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। 1 सेकंड में कितने कंपन हुए हैं वो है आवृत्ति, और 1 कंपन में कितना समय लगा है वो है आवर्तकाल। 1/, आवर्तकाल का मतलब है आवृत्ति, या 1/, आवृत्ति का मतलब है आवर्तकाल। प्रबलता का मात्रक क्या है, डेसिबल। नॉर्मल सांस लेते समय जो प्रबलता है वो 10 डेसिबल होती है ध्वनि की। धीमी धीमी बात, फुसफुसाहट करते समय 20 से 30 डेसिबल। 80 से ज्यादा डेसिबल अगर ध्वनि की प्रबलता हो गई तो फिर सहन करने में दिक्कत होती है। 90 डेसिबल अगर ध्वनि की है तो चिड़चिड़ाहट होना शुरू हो जाएगी, और ध्वनि की प्रबलता अगर 120 या इससे ज्यादा हो गई तो आपके कान का पर्दा भी फट सकता है। तो ये थे ध्वनि की प्रबलता से रिलेटेड। एग्जाम में यहां से भी बहुत बार सवाल, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तारत्व किस पर निर्भर करता है, और कान का पर्दा किस स्पीड पर या किस प्रबलता पर फट जाएगा, स्पीड नहीं, प्रबलता, लाउडनेस, इस चीजों का भी आप ध्यान में रखें। ध्वनि और प्रकाश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अच्छे से पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, चीज़ों को समझें, नहीं समझ में आए बार बार रिवाइज करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूरी रामायण आपकी मर्जी है वहाँ से पढ़ें। अगर आपको कम टाइम में चीज़ों को बार बार रिवाइज करके एग्ज़ाम में अपने नंबर या क्वेश्चन ज़्यादा सही करने हैं तो फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के जितने भी वीडियो हैं उनको ध्यान से पढ़ें, उनको समय दें, उनको बार बार रिवाइज करें। एग्जाम में क्वेश्चन ही वही आने वाला है जो आपको वीडियो में मैंने बार बार बोल के बताया है। मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। अब आप गलत करके आए तो आपकी मर्जी, वरना एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में बता दिया है। वीडियो को ध्यान से देखें, अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें, और कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के जितने भी कंटेंट है उसके बारे में लोगों को बताएं और शानदार तरीके से चीज़ों को समझें। थैंक यू, धन्यवाद।